नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया का वो शहर जो अपनी चमक धमक सुरक्षा और बेपनाह दौलत के लिए जाना जाता है वो एक झटके में युद्ध का मैदान बन जाएगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं दुबई की, जिस दुबई में घर खरीदना दुनिया के अमीरों के लिए स्टेटस सिंबल था। आज उसी दुबई के आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध ने दुबई के रियल एस्टेट बाजार की कमर तोड़कर रख दी है। बुर्ज खलीफा के करीब हुए धमाके ने निवेशकों के भरोसे को कांच की तरह तोड़ दिया है। लेकिन क्या दुबई की ये तबाही भारत के लिए कामयाबी का रास्ता खोलेगी? क्या अब दुनिया भर के निवेशक दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम की तरफ दौड़ेंगे? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? उससे पहले आपको पूरी तस्वीर इस वक्त दिखाते हैं कि दुबई में क्या हालात बने हुए हैं, लगातार जो वहां पर हमले हुए हैं, इसके बाद क्या स्थिति और वहां पर किस तरीके से अभी खास करके निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा संकट वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है? क्योंकि देखिए, दुबई का सेफ हेवन अब किस तरीके से खतरे में है वो भी जरा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, दुबई अब सुरक्षित निवेशक ठिकाना नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, पहले काफी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से पहले से जो ईरान की ओर से हमले हुए हैं उसके बाद वहां पर धमाके के बाद दहशत की स्थिति, पाम जुमेराह इलाके में भी सुरक्षा को लेकर वहां पर संकट जो है मंडरा रहा है। रियल एस्टेट कंपनियों के काम वहां पर पूरी तरीके से अब ठप पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के सेंटिमेंट को लेकर भी वहां पर खतरा बना हुआ है। निवेश में 40% गिरावट की आशंका वहां पर बनी हुई है। दुबई अब रिस्क जोन में शामिल हुआ है। यह वही शहर है जो पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब निवेशकों के लिए वो सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा है। मिसाइल हमलों की वजह से वहां पर निवेशकों के अंदर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखिए, दुबई के हालात सिर्फ युद्ध तक अब सीमित नहीं रहे हैं। ये सीधे तौर पर कहें तो ये ग्लोबल इकोनॉमी और अरबों डॉलर के रियल एस्टेट मार्केट पर एक बहुत बड़ी चोट है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि रियल एस्टेट का खेल भरोसे पर चलता है और जब मिसाइलें पाम जुमेराह जैसे पॉश इलाकों को निशाना बनाती है तो वो भरोसा जलकर पूरी तरीके से खाक हो जाता है। दुबई के मार्केट में पहले ही सुस्ती थी, लेकिन अब यह डर बाजार को 30 से 40% तक नीचे गिरा सकता है। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है, और वो दरवाजा है हिंदुस्तान। जी हां, एक तरफ देखिए, निवेशकों के लिए संकट बहुत बड़ा इस वक्त दुबई में है, लेकिन दूसरी तरफ अब भारत क्यों एक सेफ जोन बनता जा रहा है निवेशकों के लिए, वो जरा हम समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर जो हमले हुए दुबई में और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सबसे तेज है, और इसी के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों की पहली स्थिरता जो है पहली पसंद है भारत में निवेशकों के लिए। लग्जरी घरों की बात करते हैं या फिर दिल्ली मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम जो है वो अब इससे बढ़ेंगे। इसके साथ ही टियर 2 शहरों में भी निवेश जो है अब देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भी बड़ा सहारा यहां पर निवेशकों के लिए है। दुबई छोड़ भारत अब निवेशक जो है वो रुख करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। सुरक्षित निवेश के लिए भारत अब बेस्ट माना जा रहा है, और यही वजह है कि जो दुबई में पहले निवेश करना चाहते थे वो अब कहीं ना कहीं डर के माहौल से, क्योंकि वहां पर हमले हुए हैं, इसके बाद अब जो निवेशक हैं वो भारत का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लबोलुआब ये है कि युद्ध की आग सिर्फ अब जमीन नहीं जलाती, बल्कि सपनों और निवेश के साम्राज्य को भी पूरी तरीके से राख कर देती है। दुबई ने दशकों तक अपनी सुरक्षा की मार्केटिंग की, लेकिन आज वो दांव उल्टा पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प बनकर खड़ा हुआ है। यहां हमें प्रशासन और सरकार से यह मांग करनी होगी कि इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमें अपने रियल एस्टेट नियमों को और पारदर्शी बनाना होगा, ताकि वो पूंजी दुबई से निकल रही है और उसे भारत में एक सुरक्षित ठिकाना मिलना चाहिए, सुरक्षित ठिकाना मिले, इसे लेकर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि एक अच्छी स्थिति में निवेशक रहे और एक जो डर का माहौल कहीं ना कहीं दुबई में निवेशकों को देखने को मिल रहा है वो भारत में ना रहे। अर्थशास्त्री रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर रजत जी। ये जो अभी स्थिति हम देख रहे हैं निवेशकों के लिए, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि अब देखिए, दुबई छोड़कर कहीं ना कहीं रुख अब भारत की तरफ निवेशकों का होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी पुनीता जी, आप सही कह रही हैं। ये एक बहुत ही एक ऐसा ट्रांजिशन का फेस है जहां पर दुबई, जिससे पहले
अब देखिए, तीन स्पेसिफिक चीजें थी दुबई को जो वो अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे थे। जी। एक, उन्होंने अपने आप को ट्रेडिंग हब के फॉर्म में प्रमोट करने की कोशिश की थी, हम्म। क्योंकि वो पूरा गल्फ का एरिया था। गल्फ से ऑयल के साथ साथ बाकी जो एक्सपोर्ट है वो एशिया और यूरोप दोनों को कनेक्ट करता है। तो दुबई ट्रेडिंग हब के फॉर्म में बढ़ रहा था। साथ ही दुबई को इन्होंने फाइनेंशियल सिटी के फॉर्म में बढ़ाने की कोशिश की जी। थी। जब वो फाइनेंशियल सिटी के फॉर्म में बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसमें उन्होंने टैक्स को काफी कम किया। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनीज वो आना स्टार्ट हुई, वहां पर इंश्योरेंस के फॉर्म्स आने स्टार्ट हुए और ओवरऑल सेंस में ग्रो करना शुरू किया। इन सब के कारण वहां पर रियल स्टेट का मार्केट बूम पर आया, हम्म। बिकॉज बाहर से कंपनियां आ रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। साथ ही हमने दुबई के बहुत सारे ऐसे रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स देखे थे जो जैसे पानी में या रेत में इस तरह से बनाए गए, तो काफी नई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और वो मॉडर्न एक मिरेकल की तरह से देखने को मिला। इसके कारण दुबई एक काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा था, जो रिच, चाहे वो इंडियंस हों या फिर ओवरऑल वर्ल्ड के लोग हों, उनके लिए भी। लेकिन जब इनस्टेबिलिटी के साथ साथ आपको डेंजर नजर आने लग जाता है, यानी कि वॉर का खतरा नजर आता है, जहां जी। पर कभी भी इस तरह के मिसाइलें, कभी भी इस तरह के अटैक हो सकते हैं, तो हम्म। वहां पर इनस्टेबिलिटी के चलते वहां से पूंजी, जो कि फाइनेंशियल सिटी की हम बात कर रहे थे, वो भी, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दोनों पलायन करेगा। अब इंडिया के लिए देखा जाए तो इंडिया के लिहाज से इसमें दो चीजें हैं। एक, जैसे आपने अभी भी बताया कि बहुत अच्छी बात है कि भारत में ये पूंजी आएगी जी। और कंस्ट्रक्शन का ओवरऑल जो मार्केट है, रियल एस्टेट का मार्केट है, वो बढ़ावा देगा। और आपने साथ ही बहुत अच्छी बात ये भी की कि जरूरी है कि हम ऐसे अवसर को टैप कर सकें, और उसके हम्म। लिए जो जो नियमों में बदलाव की जरूरत है। देखिए, रेरा की हालत बहुत खराब है इस समय, वो बहुत ही बेकार एजेंसी के फॉर्म में बनी हुई है। तो बहुत जरूरी है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। अब थोड़े बहुत आप बदलाव करने से काम नहीं चलेगा। अगर रियल एस्टेट बिल्कुल। में सुधार करना है तो एक बड़े लेवल पे सुधार करना पड़ेगा। लेकिन और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि रजत जी, अगर मान लीजिए। इस मौके को, जी। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा मौका ये भारत के लिए है, ऐसे में इस मौके को भारत के लिहाज से किस तरीके से बहुत ज्यादा बेहतर आने वाले दिनों के लिए समझा जाए? क्योंकि देखिए देखिए दुबई की अगर हम बात करते हैं तो एक कहीं ना कहीं क्लास इसे माना जाता था, अब प्रॉपर्टी वहां पर किसी का होना, घर वहां पर किसी का होना, लेकिन अब जो स्थिति, जो हालात वहां पर बने हुए हैं, जरूर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी डर देखने को मिल रहा है कि सुरक्षित ठिकाना वो नहीं है। ऐसे में इस मौके को भारत को भुनाने की किस कदर जरूरत है? पुनीता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसको भुनाने के लिए ही, अब देखिए, साथ में जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी के फॉर्म में बताया, कंपनीज और पैसे के फॉर्म में बताया, साथ ही इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की भी बात कीजिए। बहुत हम्म। सारे इसमें से इंडियंस हैं जो वहां पर सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो फर्म्स हैं, वो वहां पर जी। जाती हैं, और दुबई में चूंकि अच्छा पैसा मिल रहा होता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, वहां पर काम कर रही होती हैं। मान लीजिए ये वापस आते हैं, तो उस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, उस तरह के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम भारत में भी देख सकते हैं। तो और भारत में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं। देखिए, पहले प्रधानमंत्री जी गए थे लक्षद्वीप में, और वहां पर कई नए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स की, एटलीस्ट होटल और रिसोर्ट्स के सेंस में बात हो रही थी। हमारे पास हम्म। कोस्ट लाइन है, वहां पर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। गुजरात और राजस्थान की बात करें, वहां पर जो डेजर्ट का एरिया है, वहां पर कुछ नई चीजें आ सकती हैं। और इसके अलावा अक्रॉस द इंडिया बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां पर हम इन ओवरऑल नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। अब इसी में आप फर्म्स को देखिए, उनके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनको देखिए, जो मशीनरी है उनको देखिए, और साथ में जो इंजीनियर्स हैं, यानी जो ब्रेन बिहाइंड ऑल ऑफ दीज हैं, अगर उनको हम एक साथ अट्रैक्ट कर पाते हैं तो हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इंडिया में देख सकते हैं। बस एक चीज जो गड़बड़ है और हमें उसको टैकल करना होगा इस समय पर, वो ये भी है, जैसे आपने बताया कि लोगों को डर हो रहा है और इसको एक हम्म। एलीट चीज मानी जाती थी कि, और दुबई में आपकी प्रॉपर्टी है तो। अब ये जो पैसा है, मतलब इंडियन एलीट्स का पैसा जो है, अगर ये वापस आता है तो इंडिया में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने की संभावना है। बिकॉज अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पे पैसा मतलब यहाँ की डिमांड थोड़ी सी कम हुई थी, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी गिरी थी, उसके प्राइसेस थोड़े बहुत कम हो रहे थे। लेकिन अगर वो वापस यहाँ पर आते हैं और वो बड़ा पैसा यहाँ पर लगाना चाहते हैं, जो सामान्य जन है या मिडिल क्लास क्लास है, उसके लिए प्रॉपर्टी अफोर्ड करना फिर से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जी। और ये भी समझाइए रजत जी, अब भारत किस तरीके से निवेशकों के लिए काफी सेफ रहने वाला है आने वाले दिनों में? क्योंकि देखिए हमने बदलते हुए देखा है भारत को, और जिस तरीके से अब रुख भारी तादाद में निवेशकों का देखने को मिल रहा है इसके बाद जो हमला हुआ दुबई में, और अब जिस तरीके से कंडीशन बदलती हुई नजर आ रही है, इसके बाद अब भारत किस कदर सेफ जोन साबित होगा निवेशकों के लिए, इसे जरा समझाइए। और आने वाले दिनों के लिए अब किस तरीके से भारत की जो स्थिति है और भी ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी अगर निवेशकों का रुख भारत की ओर देखने को मिलता है भारी तादाद में? तो पुनीता जी, पिछले कुछ साल आप देखिए, उसमें कोई भी बड़ा ऐसे टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। भारत अभी पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पिछले साल था, ऑपरेशन सिंदूर की जो हम बात करते हैं, उसमें हम्म। भारत ने भी कुछ अटैक झेले, लेकिन उसको बहुत प्रॉपरली डिफेंड किया हमने। तो यानी ऐसी कोई भी इनस्टेबिलिटी उस ड्यूरेशन में, जब भारत एक तरह से वॉर पे था पाकिस्तान के साथ, तब भी हमने नहीं झेली। इसके अलावा बाकी
किसी भी तरह की और बड़ी समस्या, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो जी। ओवरऑल टैक्सेशन के सेंस में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हम्म। हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो सारी चीजें इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो इसको एक बहुत अट्रैक्टिव हेवन बनाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में। इसके अलावा वेस्टर्न और यूरोपियन, अमेरिकन और यूरोपियन जो कंपनीज हैं, उनके जो पैसे होते हैं वो ऑलरेडी भारत में अलग अलग समय पर लगते रहे हैं। यहाँ के जो रूल्स हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, वो बहुत हद तक अलाइन करते हैं यूरोप और अमेरिका के साथ। ये सारी हम्म। चीजें उसको काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं। लेकिन हम्म। पॉलिटिकली और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको सोशल स्टेबिलिटी की भी आवश्यकता है। बहुत बार बहुत सारी जगहों पर हमें बहुत से जो या तो प्रोटेस्ट देखने मिलते हैं, इसके अलावा ऐसा होता है कि अलग अलग चीजों में जहां पर टसल या कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है अलग अलग सोसाइटीज के बीच में, वो एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है, उससे हमें हम्म। जरूर टैकल करने की आवश्यकता है। लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ यहां पर जैसे आप देखिए, जब डेटा सेंटर की बात हो रही थी तो इसी बजट में हमने देखा कि डेटा सेंटर को आगे के लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में भी उनको टैक्स फ्री कर दिया। अब मान लीजिए इसी तरह के जो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें गवर्नमेंट अब इनिशिएटिव लेती है कि ऐसे और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम टैक्स फ्री कर देते हैं, तो वहां पर अगेन ये जो इन्वेस्टमेंट वहां से निकला है, उसके यहां पर आने की बहुत ज्यादा संभावना है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, उसकी बात होती है, अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने ठीक की है। बात है, वो डीपीआई जितने हैं उसमें डेटा सेंटर्स हैं वो। इसके अलावा जो एआई और सॉवरेनिटी फंड, जैसे दुबई के सॉवरेन फंड है या गल्फ बिल्कुल के रजत बाकी जो जी, सॉवरेन और फंड। कुल मिलाकर देखिए जो अभी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि इस मौके को किस तरीके से आगे ले